लास्ट पीरियड में जैसे मैंने आप लोग को इंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में बताया था जिसमें से मैंने बताया था कि जो 6 हार्मोन रिलीज होते हैं कौन-कौन से, ये सारे के सारे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये सारे के सारे ट्रॉपिक हार्मोन होते हैं। पहला हार्मोन जो था वो कौन-सा था? या उसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था आपको। पहला वाला कौन-सा था? थायराइड के लिए, थायराइड के लिए टीएसएच, फिर थाइमस ग्लैंड के लिए एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, फिर उसके बाद एसीटीएच, एसीटीएच यानी कि एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और उसके बाद दो हार्मोन जो थे वो गोनेडियल हार्मोन थे, एफएसएच और एलएच। 5 हार्मोन जो होते हैं ये ट्रॉपिक हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? इंटीरियर पिट्यूटरी से। इसीलिए इसको मास्टर ऑफ द मास्टर्स मैंने कहा था। ठीक है। इंटरमीडिएट रूप से छठवां हार्मोन होता है जो कि मनुष्य में नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का ना। ठीक है। तो ये होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच। ठीक है, या एमटीएच भी बोलते हैं, मेलेनोट्रोपिक हार्मोन, है ना। ये हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन पीनियल बॉडी से सिक्रीट होता है, और सिक्रीट होकर के ये मैंने बताया था चूहों में विशेष रूप से देखा गया है। ह्यूमन में तो इसका कोई इफेक्ट नहीं देखा गया, लेकिन चूहों में देखा गया है कि ये सेक्सुअल ड्राइव और लाइट सेंसिटिविटी को ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, यानी जो सिरकार्डियन जो वो होता है, सिरकार्डियन होता है, यानी कि जो वो होता है बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, उसको ये रेगुलेट करते हैं। तो चूहों में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था कि यदि एमएसएच की मात्रा कम या घटाई या बढ़ाई जाती तो उनका सिरकार्डियन जो होता है, सिरकार्डियन यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक 24 घंटे में होने वाली जो उनकी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल जो होती है वो उससे प्रभावित होती है। अब तुम ये चीज देखे होगे कि एक निश्चित समय में हर किसी के शरीर में, है ना, फिजियोलॉजिकल ये होता है कि प्रत्येक जीव, चाहे वो कोई सा भी जीव हो, हम लोग भी इसमें शामिल हैं, कि एक निश्चित समय पे नींद आती है, एक निश्चित समय पे भूख लगती है, एक निश्चित समय पर जो डिफिकेशन के जो डिफिकेशन मतलब प्रेशर बनता है ना। तो एक ये बॉडी का एक निश्चित साइकिल होता है। ये साइकिल जो गड़बड़ा जाता है किसके कारण? मेलेटोनिन हार्मोन के कारण। ठीक है। तो मनुष्य में ये नहीं होता। मनुष्य में बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा और मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा ये कंट्रोल होता है, लेकिन ये जो होता है इसमें चूहों में देखा गया है कि जो ये होता है, जो प्रकाश की मात्रा और सेक्सुअल ड्राइव जो होता है वो मेलेटोनिन हार्मोन के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, इसलिए मनुष्य में इसको वेस्टिजियल हार्मोन कहा गया है। ठीक है। इसके बाद जो पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर से दो इंपॉर्टेंट हार्मोन स्रावित होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो इंपॉर्टेंट हार्मोन स्रावित होते हैं। एक तो होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसी का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। ठीक है, या और आर्जिनिन वेसोप्रेसिन, ये वेसोप्रेसिन का ही दूसरा प्रिकर्सर, ये दूसरा पार्ट है ये। ठीक है, ये मतलब दूसरा रूप है, ये दूसरे फॉर्म में होता है। और दूसरा वाला जो हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, दूसरा वाला हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। तो पहले अपन बात करते हैं एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि वेसोप्रेसिन के बारे में। वेसोप्रेसिन, वासो मतलब हो गया ब्लड वेसल। ठीक है, तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कंट्रोल करता है क्या, कि जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसका मेन इंपॉर्टेंट दो फंक्शन होता है, एक तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका जो होता है वो होता है यूरिनेशन, मिक्चुरेशन जो होता है। यानी यूरिनेशन और मिक्चुरेशन दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान रखना। मिक्चुरेशन यानी यूरिनेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मिक्चुरेशन मतलब रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी। ठीक है ना। तो यूरिनेशन यानी यूरिन का निर्माण, और मिक्चुरेशन यानी कि यूरिन का बॉडी से रिलीज, बाहर रिलीज करना, इसको कंट्रोल करता है एडीएच। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि एडीएच जो बेसिकली जो कंट्रोल करता है वो कहाँ पर करता है? डीसीटी पे, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रॉन में जो डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल होती है, उस डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल को ये वहां पर ये ब्लड, जिसमें वाटर रिटेंशन को ये रेगुलेट करता है। अब यहाँ देखो, अगर इसमें किडनी में
तो किडनी में वाटर की मतलब किडनी में वाटर कंटेंट ज्यादा आएगा, यानी हम ज्यादा पानी पीते हैं। मान लीजिए आप ज्यादा पानी पीते हैं या बहुत सारा पानी लिए, तो ये ब्लड में पानी की मात्रा ज्यादा है तो क्या होगा, किडनी में वाटर कंटेंट ज्यादा है। वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होगा उसका सिक्रीशन कम हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। एंटी डायूरेटिक का सिक्रीशन कम हो जाएगा और यूरिन ज्यादा बनेगा। एंटी यानी ध्यान रखना, एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक का मतलब होता है अधिक यूरिन, ठीक है। और एंटी मतलब उसका विपरीत, तो अधिक यूरिन बनने से रोकना इसका काम है, ये ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ये वेसोप्रेसिन क्या करेगा, एंटी डायूरेटिक क्या करेगा, अधिक यूरिन को बनने से रोकेगा। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एक तो वाटर हो गया, वाटर रिटेंशन वाटर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो फैक्टर होता है क्या, टेम्परेचर। कि टेम्परेचर की जो मात्रा है ना, यदि यदि अधिक टेम्परेचर होगा तो वाटर लॉस ज्यादा होगा, पसीना निकलेगा, है ना। वाटर लॉस ज्यादा होगा तो क्या होगा, एंटी डायूरेटिक का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, ताकि किडनी में वाटर का रिटेंशन किया जा सके, किडनी द्वारा वाटर का रिटेंशन किया जा सके, शरीर में पानी की मात्रा कम ना हो। वहीं यदि अगर टेम्परेचर कम होगा, इसलिए ठंड के दिनों में ज्यादा पेशाब लगती है, तो ठंड के दिनों में क्या होता है कि इसका टेम्परेचर कम होने के कारण एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाता है, ठीक है। एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाने के कारण क्या होगा कि जो वो है डीसीटी होती है, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। यानी कि सीधे सीधे हम ये कहें, सीधे शब्दों में कहें कि एडीएच वेसोप्रेसिन जो होता है वो क्या करता है, डीसीटी से वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये सीक्रेट होता है कहां से, ये सीक्रेट होता है जो हाइपोथैलेमस के सुप्रा एडपोटिक न्यूक्लियस, सुप्राओटिक न्यूक्लियस मैंने दिखाया था पिछले पीरियड में आपको, ये देखो ये सुप्राओटिक न्यूक्लियस है, यहाँ से ये सीक्रेट होता है और ये जाकर के पोस्टीरियर लोब में जाकर के ये क्या करता है, एडीएच का सिक्रीशन को ये बढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो होता है ये होता है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन पैरावेंट्रिकुलर जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि ये वाला जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पर वो कोशिका वाला न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस का मतलब होता है यहाँ पर बंच ऑफ न्यूरॉन, ठीक है ना। ब्रेन में न्यूक्लियस का मतलब होता है बंच ऑफ न्यूरॉन। तो यहाँ से सुप्राऑर्टिक ये जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो होता है वहां से ये ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है, ठीक है। और ये सीक्रेट होकर के इसका जो मेन एक फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है लैक्टेशन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का जो फंक्शन होता है वो होता है लैक्टेशन। ये जो होता है, ये ऑक्सीटोसिन जो होता है कि फीमेल में जो वो है ब्रेस्ट से मिल्क का फॉर्मेशन उसको बढ़ाता है ये, ठीक है। तो जिस समय पार्चुरेशन के पश्चात यानी बेबी बर्थ के पश्चात ऑक्सीटोसिन का जो ये होता है, ऑक्सीटोसिन का ये ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसके कारण से ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड से इसका मिल्क का सिक्रीशन बढ़ जाता है, ठीक है। ये उसका रीजन है। इसी ये जो है ये एक तरीके से प्रिपरेशन होता है जिस समय प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि जो ये होता है ऑक्सीटोसिन का जो ये जो वो होता है लेवल जो होता है ब्लड में बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्रेस्ट जो होती है, ब्रेस्ट जो होता है वो ज्यादा डेवलप होने लगता है, ठीक है। तुमने ये सुना होगा, आजकल बहुत ज्यादा ये सुना होगा कि गायों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है अधिक दूध देने के लिए, ठीक है। दूसरा इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन मैं अभी बता रहा हूँ, गाय वालों पे गायों पे ऑक्सीटोसिन पे भी आऊंगा मैं। इसका जो दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो इम्पोर्टेंट फंक्शन है मसल का रिलैक्सेशन करना। जिस समय डिलीवरी होती है यानी बेबी बर्थ के समय में यूट्रस की जो मसल्स होती हैं उन मसल्स को ये और ऑक्सीटोसिन जो होता है ये क्या करता है, उसको रिलैक्स कर देता है। ये रिलैक्स करने का मतलब लेबर पेन जो होता है वो लेबर पेन को प्रोड्यूस करता है, रिलैक्स करता है, जिसके कारण क्या होता है बेबी बर्थ आसानी से हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि थोड़ा सा मैं तुमको यहाँ पर वो करो, एक जो एक भ्रांति बनी हुई है कि गायों को ऑक्सीटोसिन दे करके
उनको उसका जो दूध आ रहा है उस दूध में जहर मिलाया जा रहा है। ये थोड़ी सी भ्रांति है, गलत है ये, ध्यान रखना इसका, ठीक है। पिछले कुछ दिनों में पेपर में बहुत चला था ये, और मेडिकल स्टोर से ऑक्सीटोसिन खूब बिकता है। और जो खासकर जो गाय गाय मतलब दूध पालक, जो लोग गाय पालक जो होते हैं, गौ पालक और भैंस पालक जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि मेडिकल स्टोर से ऑक्सीटोसिन ले करके गाय उसको गाय या भैंसों को, जानवरों को लगा देते हैं इंजेक्शन, और 5 मिनट बाद उसमें फिर उसको दूध लेते हैं। तो उससे दूध, बहुत सारा दूध होता है, मतलब सामान्य से ज्यादा उनको दूध होता है। तो ठीक है, ये वो दूध पीने से नुकसान होता है, ये गलत बात है, ठीक है। इसको ध्यान रखना कि ऑक्सीटोसिन वाले दूध से नुकसान होगा, ये गलत बात है। कारण बता रहा हूँ, ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या है, एक पेप्टाइड अमीन, मतलब एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये ना, यानी बना हुआ ये किससे, अमीनो एसिड से बना हुआ है, पेप्टाइड से बना, ओलिगोपेप्टाइड से बना हुआ है। अब ये जो है ओलिगोपेप्टाइड से बना हुआ ऑक्सीटोसिन जब दूध के साथ हमारे स्टमक में जाता है, तो वो तोड़ दिया जाता है अमीनो एसिड में, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसीलिए इंसुलिन जो होता है ना, ध्यान रखना, इंसुलिन जो होता है वो कभी भी ओरल नहीं लिया जाता, इंसुलिन हमेशा इंजेक्शन से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है। वो जब हमारे स्टमक में, अगर हम उसको ओरली लेंगे तो स्टमक में जाएगा तो क्या होगा, स्टमक में जो वो है पेप्सिन जो वो है एंजाइम जो है वो क्या करेगा, उसको इंसुलिन को ब्रेक कर देगा, किसमें, अमीनो एसिड में तोड़ देगा या ओलिगोपेप्टाइड में तोड़ देगा, ठीक है ना। पेप्टोन्स और प्रोटीओसिस जो होता है उसमें तोड़ देगा। तो उससे क्या होगा कि इंसुलिन जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए इंसुलिन कभी भी ओरली नहीं लिया जाता, इंसुलिन हमेशा आईवी लिया जाता है, यानी इंट्रावेनस लिया जाता है, ठीक है। क्लियर है ये? वैसे ही ऑक्सीटोसिन अगर दूध में है, मिल्क में है, ऑक्सीटोसिन है, तो वो हमको कोई नुकसान नहीं करता, क्योंकि ये चला जाता है, ये जाता है, जब स्टमक में जाता है तो ये अमीनो एसिड में टूट जाता है, और फिर इससे ये इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ये नुकसान करता है किसको, जो जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, उनको ये नुकसान करता है ना, गाय या भैंसों को नुकसान करता है। क्योंकि क्या होता है कि एक ऑक्सीटोसिन का असर इतना होता है कि एक बार जितना बेबी बर्थ के समय, डिलीवरी के समय जो पार्चुरेशन के समय जो पेन होता है, उसके बराबर होता है ऑक्सीटोसिन का असर। यानी कि ये जो उस समय गाय या भैंस जो होती पूरी शिथिल पड़ जाती है और बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। और क्या होता है कि जो गौपालक हैं वो लोग ऑक्सीटोसिन लगा करके नुकसान उसका गाय और अपने ही जानवर का नुकसान करते हैं। बहुत जल्दी वो गाय बूढ़ी होती है और बहुत जल्दी दूध देना बंद कर देती है। ये उसका मेन ऑक्सीटोसिन का, क्योंकि ये मिल्क सिकलिंग, ये मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है ये, ठीक है ना। लैक्टेशन को ये क्या करता है, बढ़ाता है ये, ठीक है। और मैंने इसमें बताया पार्चुरेशन, लेबर पेन का इसका मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ये होता है। अब इसके बाद यहाँ पर, अब इसमें जो वेसोप्रोसिन है उसमें एक और तुमको बता रहा हूँ मैं, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज दो प्रकार का होता है ना, ध्यान रखना। एक होता है डायबिटीज मेलिटस, जो कि इंसुलिन की कमी के कारण होता है सामान्य रूप से, जिसको हम जानते हैं मधुमेह की बीमारी, है ना, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होने के कारण। दूसरा जो होता है वेसोप्रोसिन के कारण होता है, वो होता है डायबिटीज इंसिपिडस, क्योंकि जो वेसोप्रोसिन होता है वो न केवल वाटर एब्जॉर्ब करता है बल्कि मिनरल्स को भी ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि बॉडी में जो मिनरल बैलेंस है ना, बफर सिस्टम है, जो मिनरल बैलेंस है, ब्लड का पीएच है, इसको ये मेंटेन रखने का काम करता है। अगर वेसोप्रेसिन का सिक्रीशन कम होगा तो वाटर और मिनरल लॉस ज्यादा होगा, जिसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर है? ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण जो दूसरी बीमारियां होती हैं, वो इंपॉर्टेंट बीमारियां जो होती हैं, कि उसमें सबसे एक तो मेन तो जो 5 हार्मोन मैंने आपको बताया, है ना, जो 5 हार्मोन मैंने आपको बताया, वो 5 हार्मोन जिन जिन एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड से होने वाले जो रोग हैं, वो सीधे सीधे उसके लिए उत्तरदायी होती है पिट्यूटरी। सपोज करो कि सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन है ना, एसटीएच जिसको बोलते हैं, मैं अभी टीसीएच पे नहीं आ टीएसएच पे नहीं आ रहा हूँ, मैं अभी सोमेटोट्रॉफिक पे ही बोल रहा हूँ, है ना। सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन क्या है, जो
पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित हो रहा है और ये जाकर के थाइमस ग्लैंड के थाइमोसिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। अब यदि ये कम सिक्रीट होगा तो क्या होगा, थाइमोसिन को स्टिमुलेट नहीं करेगा। थाइमोसिन स्टिमुलेट नहीं करने से ग्रोथ जो होगी वो कम हो जाएगी और वो रुका रह जाएगा। बहुत बढ़िया एग्जांपल तुमको बताता हूँ, नत्थू दादा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, है ना, हमारे राजनांदगांव के गौरव थे। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी, कम से कम 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने राज कपूर के साथ बहुत सारी फिल्मों में, जो मेरा नाम जोकर फिल्म में काम किया था नत्थू दादा ने। ठीक है, तो वो जो है हाइपो सिक्रीशन ऑफ एसटीएच हार्मोन, है ना, एसटीएच के हाइपो सिक्रीशन के कारण क्या होता है, डॉर्फिज्म। अब इसी का उल्टा ले लो कि अगर वो अधिक मात्रा में स्रावित होने लगे एसटीएच, तो क्या होगा, जो ग्रोथ हार्मोन है यानी थाइमोसिन जो है वो अधिक स्रावित होने लगेगा, इसके कारण एक्स्ट्रा क्या होगी, ग्रोथ होने लगेगी। द ग्रेट खली, याद है तुमको, द ग्रेट खली जो WWF में भारत की तरफ से जाके वहाँ अमेरिका में खूब लड़ा वड़ा था, है ना, बड़ा था 7.5 फीट का, एक वो एक्स्ट्रा, मतलब ये कहलाता है गिगेंटिज्म। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने दिया। वैसे ही जो दूसरे हार्मोन होते हैं, जैसे टीटीएच यानी कि थायरोट्रॉपिक हार्मोन या टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं, है ना, तो उसके कारण में थायराइडिज्म होता है। ठीक है, और एसीटीएच, तो एसीटीएच को जो वो होता है, एसीटीएच जो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो होता है, वो 3 हार्मोन को कंट्रोल करता है। कौन कौन से 3 हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकाइड, विंडुलोकॉर्टिकाइड और एंड्रोजन, है ना। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकाइड जो होता है, ये शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को रेगुलेट करता है। मिनरलोकॉर्टिकाइड शरीर में मिनरल की मात्रा को रेगुलेट करता है। और एंड्रोजन जो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। ये तीनों हार्मोन को किसके द्वारा होता है, एसीटीएच। एसीटीएच के कम या ज्यादा होने के कारण ये क्या होंगे, प्रभावित होंगे। वैसे ही एफएसएच और एलएच है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो इंपॉर्टेंट हार्मोन ये है कि वो सबसे पहले जो सेक्सुअलिटी है उसको स्टार्ट करता है, यानी इनिशिएटर होता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण ओवरी या टेस्टिस की जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, वो जर्मिनल एपिथेलियम क्या करती है, वहां से इसको एक कोशिका से रिलीज करेगी। ये कोशिका आगे चल करके जो उसमें स्पर्म में या ओवम में क्या होगी, डेवलप होगी। तो एफएसएच जो होता है वो क्या करता है, गेमिटोजेनेसिस की प्रक्रिया को स्टार्ट करवाता है। इसके पश्चात जो स्पर्म या ओवम का रिलीज होता है वो ल्यूटिनाइजिंग यानी एलएच के कारण होता है। ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन को पूरी तरह से ये कंट्रोल करने वाले ये दोनों हार्मोन होते हैं, एफएसएच और एलएच। क्लियर है, ये होता है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है, तो ये हुआ कंप्लीट पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसके बाद जो अगला मैं आपको बताऊंगा, वो आपको मैं बताऊंगा, देखो थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जैसे कि आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है कि थायराइड ग्लैंड गले में यहाँ पर इस स्थान पर होती है। ठीक है, इसके साथ में 2 पेयर पैराथायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड का विकास गिल एपर्चर से हुआ है, गिल स्लिट से हुआ है। ठीक है, जब हमारे पूर्वज यानी मछलियां पानी में तैरा करती थी तो उनमें 5 पेयर गिल्स पाए जाते थे। पहला पेयर जो है 7 पेयर होते थे, तो एक बक्कल कैविटी बना लिया, दूसरा वाला मतलब ये हमारा गाल बना लिया, दूसरा वाला स्पाइरकल बना लिया, वो तो छोड़ दीजिए, मछलियों में आ जाओ 5 पेयर में। तो जो पहला पेयर था उसने बना लिया यूस्टेचियन ट्यूब, कान से लेकर के ये यहाँ कान से लेकर के हमारे ये गले तक के। इसलिए कान में जब कोई दवाई डालते हैं तो क्या होता है, गले में कड़वा लगता है। इसीलिए कड़वा लगता है क्योंकि कान से यूस्टेचियन ट्यूब के द्वारा ये जुड़ा हुआ है ना। फेरिंग जो होता है यूस्टेचियन ट्यूब के द्वारा जुड़ा होता है, जो कि पहले गिल से बना। दूसरा और चौथा गिल स्लिट जो था उसने बना लिया पैराथायराइड ग्लैंड। तीसरा वाला जो था उसने बनाया थायराइड ग्लैंड। जो तीसरा जो वो है, यानी कि तीसरा वाला जो गिल स्लिट था उसने बनाया थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और
तो हो गया पहला यूस्टेचियन, दूसरा और चौथा हो गया पैराथायराइड, तीसरा हो गया थायराइड और पांचवा इधर नीचे चला जाता है, वो जाकर के बनाता है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो मुख्य रूप से टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन स्रावित करता है, जिसको हम थायरॉक्सिन बोलते हैं। और उसके अलावा एक दूसरा हार्मोन स्रावित करता है, वो वाला हार्मोन होता है कौन सा, वो होता है ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन। तो देखिए यहाँ पर जो एक होता है ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन और दूसरा है टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन। ये हो गया थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर, जिसमें ये थायराइड ग्लैंड है और ये वाली जो दिख रही है आपको पैराथायराइड ग्लैंड है। इसमें ट्राई आयोडी जो थायराइड हार्मोन जिसको हम थायरॉक्सिन बोलते हैं यानी कि T4, वो उसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं, ये हो गया T4 का फार्मूला और ये होता है T3 का, ट्राई आयोडोथायरोनिन का। ठीक है ना, जो थायराइड हार्मोन जो होता है इसमें एक विशेष बात देखो आप कि 1, 2, 3 और 4, ये 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल इससे जुड़े होते हैं, इसलिए ये कहलाता है ये टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन, या इसको सामान्य रूप से थायरॉक्सिन हार्मोन कहा जाता है। जो ट्राई आयोडो है उसमें 1, 2 और ये 3 आयोडीन जुड़े होते हैं। ठीक है, ये कैसे जुड़ते हैं उसका रिएक्शन मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो टायरोसिन होता है, ये टायरोसिन जो होता है, ये टायरोसिन हार्मोन में, ये टायरोसिन में जो वो होते हैं आयोडीन होता है आकर के ये अटैच होता है। तो दो टायरोसिन से, यहाँ पर प्रत्येक टायरोसिन से 1, 2 आयोडीन जुड़ते हैं, यहाँ पर फिर 2 आयोडीन जुड़ते हैं। इस प्रकार से टायरोसिन के 2 टायरोसिन के द्वारा 4 आयोडीन जुड़ते हैं। वहीं पर ट्राई आयोडो में क्या होता है कि एक टायरोसिन से एक आयोडीन जुड़ता है, दूसरे टायरोसिन से 2 आयोडीन जुड़ते हैं। इस प्रकार इसमें ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन होता है। ये देखो अब इसकी रिएक्शन देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जैसे ही अब इसका देखो, ये एक फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। कैसे, जो टीटीएच हार्मोन होता है यानी टीएसएच होता है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होकर के ब्लड के थ्रू यहाँ पहुंचता है, कहाँ, यहाँ थायराइड ग्लैंड के पास पहुंचता है। तो इसको जो मैंने आपको पहले पीरियड में बताया था कि हार्मोन एक मोड ऑफ हार्मोन एक्शन में, वहां पर मैंने बताया था कि किस प्रकार से ये भीतर प्रवेश करता है, जो साइक्लिक एएमपी जो होता है उसके द्वारा ये भीतर प्रवेश करता है। आयोड जो सोडियम आयन जो होता है, इसके साथ ही सोडियम और आयोडीन पंप के द्वारा ये यहाँ पर इसको बैलेंस को, उसको आयनिक बैलेंस को ये कंपेंसेट करते हैं। जैसे आयोडीन अंदर आता है तो फिर यहाँ पर क्या होता है, जो टायरोसिन होता है एंजाइम जो होता है, वो टायरोसिनेज एंजाइम जो होता है वो आयोडीन के साथ इसको जोड़ने में हेल्प करता है। और यहाँ पर जो थायरोग्लोबुलिन, ध्यान रहे ना, थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस जैसे ही, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवाता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है टीएसएच हार्मोन, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब ये यहाँ आता है तो यहाँ पर डीएनए में जो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन होता है उसका स्राव, वो उसका निर्माण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। उसका जो टायरोसिन अमीनो एसिड होता है, उस टायरोसिन अमीनो एसिड को टायरोसिनेज एंजाइम जो होता है वो इसके साथ जोड़ करके ये बनाता है T3 या T4। ठीक है, ये होता है क्या, थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थायराइड का फंक्शन जो है वो है BMR, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है, ये आपके पूरे शरीर की जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करने, रेगुलेट करने का काम करती है। एनर्जी प्रोडक्शन, कार्डियोवास्कुलर, बोन हेल्थ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ग्रोथ, डेवलपमेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारा कुछ जो होता है ये कंट्रोल होता है किसके द्वारा, थायराइड हार्मोन के द्वारा। थायराइड जो होता है सिर्फ यहाँ पर गले में फूला हुआ दिखना थायराइड रोग होना ही काफी नहीं है, समझे ना। थायराइड अपने आप में एक सिंड्रोम है, बहुत सारी बीमारियों का एक घर है, ध्यान रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है BMR को कंट्रोल करना। ठीक है,
दूसरा जो ये होता है, ये क्या करता है, जो इसका थायरॉक्सिन का मेन फंक्शन जो होता है वो कंजम्पशन टू स्टिमुलेट द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। शरीर में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन का जो उपयोग है उसको ये क्या करता है, ये उत्तेजित, ये रेगुलेट करता है। तब तभी तो सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलती है, अन्यथा क्या होगा कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होंगी वो ऑक्सीजन के अभाव में नहीं चल पाएंगी, ठीक है। या और बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना, रेगुलेट करता है। इसके बाद जो ये होता है T4 जो होता है फैट मोबिलाइजेशन, यानी कि फैट का जो निर्माण होता है, इसीलिए जब जो थायराइड बढ़ते हैं तो मोटापा बढ़ने लग जाता है, ठीक है ना। जो ये फैट की मात्रा को बढ़ाने लगता है, ठीक है, शरीर में फैट की मात्रा को बढ़ाता है। ग्लाइकोजन जो होता है वो तेजी से फैट में कन्वर्ट होने लगता है, यानी ग्लूकोज जो होता है शरीर का जो स्टोर ग्लूकोज जो होता है वो फैट में तेजी से बढ़ने लगता है, ठीक है ना। इसके अलावा थायरॉक्सिन जो होता है वो हार्ट बीट को बढ़ाता है, इस कारण से हार्ट रेट बढ़ जाता है और हार्ट आउटपुट बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो ये जो होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी करता है कौन, थायरॉक्सिन। अगर इसकी कमी या अधिकता से ब्लड प्रेशर कम या अधिक होगा, ठीक है। ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल का जो निर्माण होता है, जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो होती हैं उनको उनको ये नष्ट करने का काम करता है, और जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो होती है वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल को क्या करती हैं, रिप्लेस करती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो होती हैं वो बोन के क्षरण के लिए उत्तरदायी होती हैं, यानी बोन का नुकसान करने वाली कोशिकाएं होती हैं, उनको ये क्या करता है, बोन बोन की ये हड्डियों की रक्षा करता है, ठीक है। इसके अलावा जो शरीर में ये जो थायरॉक्सिन जो होता है शरीर में इसको कैल्शियम की मात्रा को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा मेंटल अल्टरनेस, यानी कि ये जो होता है ये जो वो मतलब जैसे एंजाइटी है ना, अच्छा नहीं लगना, खासकर विशेष रूप से लड़कियों की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या हुआ बेटा अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, बस पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्या हुआ चादर ओढ़ के सो गए। लड़के लोग का ऐसा नहीं रहता, लड़के लोग अपना उठे, दोस्त लोग आ गए, कुछ कितने भी बीमार रहे कुछ भी रहे, लड़के लोग फ्रेंड आए, चल पे उड़ गए, कल घूम के आते हैं, उठे और चले। लेकिन लड़कियां क्या करती, सिर दर्द हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अब वो अच्छा नहीं लग रहा है आज तक किसी को समझ में नहीं आया क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये थायराइड हार्मोन के कारण भी होती है, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो होता है थायराइड हार्मोन जो होता है ये डाइजेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री स्टमक की इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं उनको भी ये रेगुलेट करता है, और उसके साथ साथ ये ब्रेस्ट जो वो होते हैं मिल्क जो होते हैं, मिल्क प्रोडक्शन को ये बढ़ाता है, ठीक है। और इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। क्लास खत्म होने वाली है बेटा, 2-3 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो होता है, क्योंकि ग्लूकोज और मिनरल और कैल्शियम का भी ये रेगुलेट कर रहा है, इसके कारण ये शरीर की ग्रोथ में और मेंटल हेल्थ के लिए ये थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कमी के कारण क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो रुकती है, और उसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन होने लगता है, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मंद बुद्धि होने लगता है, ठीक है। इसका अधिक या कम सीक्रेशन जो होता है वो सीधे सीधे क्या करता है, बॉडी के जो दूसरे जो ऑर्गन है उनको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है ना। इससे जो हाइपोथायराइडिज्म से होने वाली जो मुख्य रूप से है वो क्या क्या है, फटीग यानी थकावट, ड्राई स्किन होना, ठीक है ना। और जो वो है अपना कंसंट्रेशन जो होता है उसको आप फोकस नहीं कर पाना, मिस कंसंट्रेशन होना, पुअर कंसंट्रेशन होना, है ना। कॉन्स्टिपेशन यानी कि वो होना, कब्जियत होना, ठंड लगना, फ्लूइड रिटेंशन यानी कि शरीर में जो वो होता है द्रव की मात्रा बढ़ती जाती है, और मसल्स और जॉइंट में पेन होना, डिप्रेशन आना, ठीक है। हाशिमोटो सिंड्रोम होता है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है ना। ये क्या होता है इसके हाइपोथायराइडिज्म के कारण, हाइपरथायराइडिज्म के कारण ट्रीमर होता है, नर्वसनेस होती है, और हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, थकावट इसमें भी आती है, हीट सहन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। बाउल मूवमेंट होने लगता है, पसीना ज्यादा आता है, और ये कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होता है, और इंटेंशनली वेट लॉस होने लगता है, ठीक है। इसके कारण जो होने वाली डिसीज होती हैं ग्रेव डिसीज हैं,
और मल्टी नोड्यूलर गॉइटर होता है जो यहाँ पर फूल जाता है ना। और इसके अलावा थायराइड नोड्यूल दैट और एक्सप्रेस थायराइड हार्मोन, हॉट नोड्यूल एक्सेसिव और आयोडीन कंजप्शन होता है, ठीक है। ये होता है, ये क्या होता है, थायराइड के कारण होने वाली बीमारियां होती हैं। मनीष